So today's topic is economic policies of British. ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां। ब्रिटिश रूल भी लिख सकते हो, ब्रिटिश रूल इन इंडिया भी लिख सकते हो। ब्रिटिश शासन की भारत में आर्थिक नीतियां। बहुत ध्यान से समझना है इस टॉपिक को। पढ़िए एक बार इस टॉपिक को, क्या लिखा है? ब्रिटिश शासन की भारत में आर्थिक नीतियां। अब हमने यहाँ पे ब्रिटिश शासन लिखा है तो इसमें ब्रिटिश कंपनी भी शामिल हो गई, और ब्रिटिश कंपनी के बाद जब ब्रिटिश क्राउन का भारत में रूल हुआ, शासन हुआ, तो वो भी इसमें शामिल हो गया। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने लिखा है इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो एक बार इसको अंडरलाइन करिएगा, अंडरलाइन करो इसे, इकोनॉमिक पॉलिसीज। मतलब यहाँ पे इस टॉपिक में हम कौन सी पॉलिसीज को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे? जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है वो। ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो यहाँ पे तीन चीजें हैं। पहला, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो आर्थिक नीतियां लागू की गई थी, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अब एक बात बताइए, जब भी कोई शासन व्यवस्था, जब भी कोई सरकार कोई नीति निर्माण करती है या अपनी नीतियां निर्धारित करती है ना, पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, तो पॉलिसी डिसाइड तब की जाती है जब कोई विजन होता है, उनका विजन होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, जब आजादी के बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, तो पहले 5 वर्ष के लिए एक विजन डिसाइड किया गया था, 5 वर्ष के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, एक विजन डिसाइड किया गया। अब उस लक्ष्य को कैसे अचीव करना है, इसके लिए पॉलिसी बनती है। Am I right? समझ में आ रहा है? तो पहले जो ब्रिटिशर्स जब भारत में आए, तो जब वो भारत में आए थे उस समय से लेकर, मतलब अगर हम कहें तो 1600 से मान लेते हैं, 1600 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फिर ब्रिटिश क्राउन हो, चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रही हो या फिर वो ब्रिटिश ताज रहा हो, इन दोनों ही पर्सपेक्टिव से 1600 से लेकर 1947 तक का जो समय है, यहाँ पर ब्रिटिश के द्वारा भारत के लिए अलग अलग प्रकार की नीतियों का निर्माण किया गया। अब आप ये सोचिएगा, जैसे ही नीति परिवर्तित हुई, इसका मतलब क्या हुआ? उनका विजन भी चेंज हुआ होगा। जैसे ही लक्ष्य निर्धारित होता, उसके हिसाब से नीतियां बनती हैं। इसका मतलब ये जो इतना लंबा टाइम पीरियड था, 300 सालों से ज्यादा का जो ये जो समय था, इसमें इस टाइम पीरियड में 300 से ज्यादा वर्षों का जो समय था, इस टाइम पीरियड में कंपनी और ब्रिटिश ताज के द्वारा अलग अलग नीतियों का निर्माण किया गया, लागू की गई अलग अलग नीतियां, मतलब अलग अलग समय पर उनके उद्देश्य भी अलग अलग थे। इतना समझ में आया? हाँ, तो इसका मतलब ये होगा कि जो 300 साढ़े 300 साल यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं, ये पूरा का पूरा एक ही उद्देश्य से तो चला नहीं होगा। शुरुआत में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 1600 में कौन था? ये कौन थे? ये कंपनी थे, कंपनी थी। तो जब कंपनी थी तो उद्देश्य अलग रहा होगा। और यहाँ पे 1947 को हम किस परिप्रेक्ष्य में याद रखते हैं? 1947 में क्या हुआ था? भारत आजाद हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था। और इन बिटवीन क्या था? भारत एक उपनिवेश था और शासन किसके द्वारा किया जा रहा था? ब्रिटिश के द्वारा भारत में शासन किया जा रहा। अब इस बात को अब एक बार ध्यान से सुनो, यहाँ है कंपनी, तो जब ये कंपनी के फॉर्म में जब ये भारत आए होंगे, तब इसके उद्देश्य अलग रहे होंगे। जब इन्होंने भारत में शासन किया होगा, तब इनके उद्देश्य
अलग रहे होंगे और 1947 के आसपास भी इनके उद्देश्य अलग रहे होंगे, इसलिए इनकी नीतियां भी अलग रही होंगी और इसीलिए उन नीतियों के प्रति जो भारतीयों का जो रिस्पांस था, प्रतिक्रिया थी, वो कैसी थी? स्वतंत्रता की लड़ाई थी। इसीलिए फिर भारत को आखिरी में स्वतंत्र करा दिया। इसका मतलब क्या इस पूरे इकोनॉमिक फेज को, ये पूरे जो लगभग 350 साल हैं, इसको किसी एक ही चरण में रखा जाए या इसको अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया जाना चाहिए? इसको अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया जाना चाहिए। चलो यहां बताओ और थोड़ा सा सोचिएगा, जब ये कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी किस पे काम करती है? प्रॉफिट एंड लॉस पे काम करती है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा ट्रेड बेनिफिट्स, राइट। यहाँ पे इनका जो उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य था, वो क्या था? व्यापार में लाभ। अब व्यापार दिखाई दे रहा है, कंपनी की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या है? कंपनी हो गया, व्यापार हो गया, ये सब किस तरीके के टर्म्स हैं? अगर इसको अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखा जाए, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो इसको कौन सा फेज कहोगे आप? कंपनीज बन रही हैं, व्यापार में लाभ की बात हो रही है, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, ज्यादा से ज्यादा लाभ, ज्यादा से ज्यादा पूंजी, तो ये कैपिटलिज्म का फेज था, ये पूंजीवाद का फेज था। यहां पर जब हम शासन शब्द को देख रहे हैं, शासन शब्द को देख रहे हैं, शासन मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इसका मतलब यहाँ पे जब शासन स्थापित हुआ भारत में, तो शासन कैसा था? पॉलिटिकल नियंत्रण, जो पॉलिटिकल कंट्रोल होता है, राजनीतिक नियंत्रण होता है, उसको आप किस टर्म से, इसके हिसाब से पढ़ते हो? साम्राज्यवाद के हिसाब से पढ़ते हो, इंपीरियलिज्म के अकॉर्डिंग पढ़ते हो। तो यहाँ पर इनका उद्देश्य अलग रहा होगा, साम्राज्यवाद इनका उद्देश्य रहा होगा और उसी के अनुसार इनकी नीतियां बनी होंगी। समझ रहे हो? और तीसरा यहाँ पे फेज, तो यहाँ तक आते आते फिर इनकी नीतियां और ज्यादा परिवर्तित हुई होंगी। तो इसीलिए जो ये जो टॉपिक है हमारा, इसको डायरेक्टली स्टार्ट, किसी भी पॉलिसी को डायरेक्टली स्टार्ट कर देने से पहले हमें उस टॉपिक को समझना जरूरी है कि आखिर में इसे पढ़ा क्यों जा रहा है। अगर हम भारत के इतिहास में ये जो 300 350 साल थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में जब एशिया की तरफ आई, फिर भारत में भी इन्होंने एंट्री की। शुरुआत से ये भारत में व्यापार के लिए प्रयास कर रहे थे और इनको सफलता 1611 से मिलनी शुरू हुई। तो उस समय से लेकर 1947 तक की जो इनकी आर्थिक नीतियां रही, वो कैसी नीतियां थी, कैसे इनके उद्देश्य थे और उन नीतियों का भारत पर कैसा कैसा प्रभाव पड़ा, ये ब्रॉड कैटेगरी में आपको पढ़ के देखना है। समझ में आ रहा है ये? हाँ, देखो, हो सकता है अभी तक आपने डायरेक्टली ये पढ़ा हो कि जब भी हम लिखें ब्रिटिश शासन की भारत में आर्थिक नीतियां, तो हो सकता है आपने सीधे सीधे तौर पर भू राजस्व नीति पढ़ना शुरू कर दिया हो, स्थायी बंदोबस्त पढ़ लिया हो, महलवाड़ी सिस्टम पढ़ लिया हो। नहीं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ देयर इकोनॉमिक पॉलिसीज। पूरी की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है वो, पूरी की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी आज पढ़ेंगे। तो आपको माइंड में क्या रखना है कि जितने टाइम तक ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस भारत में रहा, चाहे वो कंपनी थी या चाहे वो ब्रिटिश क्राउन था, उनके द्वारा भारत में इन लगभग 350 सालों में अलग अलग समय में कैसी आर्थिक नीतियां बनाई गई थी, वो हमें पढ़ना। जैसा उद्देश्य होगा वैसी नीति होगी, जैसी नीति होगी वैसा प्रभाव पड़ा होगा और जैसा प्रभाव पड़ा होगा वैसा ही परिणाम आगे सामने आएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो चलो अब इसको हम डिवाइड करते हैं 3 फेजेस में। तो लिखो, 3 कैटेगरीज बनाइए। और कैसे इसको राइट डाउन करोगे? द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों को भारत में
ब्रिटिश शासन के द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों को 3 भागों में, 3 चरणों में, 3 चरण लिखना, 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहला जो चरण है, पहला चरण है, इसको हम पढ़ते हैं कमर्शियलाइजेशन। The phase of commercialization. Second is industrialization. The phase of industrialization. And third one is phase of financial investment. इसको हम इंडिया और वर्ल्ड तीनों के एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा चरण था? ये वाणिज्यीकरण का चरण था। ये औद्योगिकीकरण का चरण था। और तीसरा वित्तीय निवेश का चरण। जो फर्स्ट फेज हमने लिखा, क्या लिखा है? कमर्शियलाइजेशन वाला फेज। ये फेज 1600 से लेकर और लगभग 1800 तक रहा। फ्रॉम 1600 टू 1800 AD या ईस्वी, 1800 ईस्वी तक। द फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन remained from 1800 to 1860 AD। 1800 से लेकर 1860 तक का जो फेज रहा उसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज कहते हैं। एंड देन इसको हम 50 तक भी करें तो भी चलेगा, 60 तक भी मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे 1860s मतलब 1860 वाला जो दशक है, जिसको हम कहां से काउंट करेंगे? 51 से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो 1860 से लेकर और 1947 तक ये कौन सा फेज रहा? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाला फेज। बहुत ध्यान से समझना। ये टॉपिक आज जिस वे में मैं पढ़ा रही हूँ उस वे में आपने समझ लिया तो पूरे ब्रिटिश पीरियड की आपको इकोनॉमी समझ में आ जाए। क्लियर? तो हमने पूरे ब्रिटिश पीरियड की जो इकोनॉमी थी उनको 3 फेजेस में डिवाइड किया। फर्स्ट फेज बिलोंग टू कमर्शियलाइजेशन, सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड वन इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तीनों को देखते हैं। अब जो फर्स्ट फेज हमने लिखा इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या लिखा हमने? 1600 से लेकर 1800 तक का। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज 1800 से लेकर 1860। दरअसल ये जो 19th सेंचुरी है, 18th सेंचुरी के बाद 18th सेंचुरी 1801 से 1900 क्या हो गया? ये 19th सेंचुरी। सो द 19th सेंचुरी इज नॉन एज द एज ऑफ मशीन्स। क्या माना जाता है? मशीनों का युग माना जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है? एज ऑफ मशीन्स। मशीनों का युग इसे कहा गया है 19वीं शताब्दी को, मशीनों का युग।
क्लियर? अच्छा, अब हम ये जो टर्म्स हमने लिखी हैं इनका मतलब समझेंगे कि हमने अलग अलग फेज को, एक को हमने कमर्शियल फेज कहा, एक को हमने इंडस्ट्रियल फेज कहा, एक को हमने फाइनेंशियल फेज कहा। अभी जो फेज चल रहा है इकोनॉमी का उसको आप क्या कहोगे? अभी कौन सा चल रहा है? ये तो चलो ये ब्रिटिशर्स के एस्पेक्ट से हमने लिखा, लेकिन अभी भी मेनली फोकस किस पे हो रहा है? फाइनेंशियल पे। ठीक है, अभी इसका मतलब समझेंगे तो और क्लियर होगा। देखो, तो सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब कि जो कॉमर्स है या कमर्शियलाइजेशन जो है इसका मतलब क्या होता है। आपने बहुत बार एक शब्द सुना होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। तो क्या फर्क होता है व्यापार और वाणिज्य में, बताइए। वाणिज्य का मतलब क्या होता है? व्यापार और वाणिज्य में अंतर बताइए। और कॉमर्स की फील्ड भी होती है ना, अलग से पीछे पढ़ते हैं। कॉमर्स मतलब वाणिज्य, वाणिज्य मतलब हाँ, हाँ तो वो क्यों? लेखा जोखा क्यों कब रखा जाता है, कैसे रखते हो? लेखा जोखा रखने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? अकाउंटिंग के लिए क्या जरूरी है? एक होता है अकाउंटिंग, एक होता है ऑडिटिंग। आपने ऑडिट किया कि कितना आप फाइनली ऑडिट करके कि कितना इनपुट हुआ कितना आउटपुट हुआ, फाइनली आप प्रॉफिट में हो लॉस में हो, वो ऑडिटिंग लास्ट में हो गई। अकाउंटिंग में क्या हो जाएगा, आप पूरा ब्यौरा लिखते हो, पूरा अकाउंट मेंटेन करते हो। ऑडिटिंग के लिए अकाउंटिंग जरूरी है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए क्या जरूरी है? मान लीजिए मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ वस्तुओं के नाम लिख दूं, कुछ गुड्स के नाम लिख दूं। मान लीजिए मैंने लिख दिया पेन, पेंसिल, रबर, कैमरा, है ना, लैपटॉप, बुक, टेस्ट पेपर, नोटबुक, ऐसे मैंने बहुत सारी चीजों के नाम लिख दिए। अब आप जब इनकी अकाउंटिंग करोगे, जब आप इनका ब्यौरा लिखोगे, तो आप उसको कैसे मेंशन करोगे? बताओ, बोलो बोलो। आप उसको उसका लेखा जोखा रखोगे तो किस फॉर्म में रखोगे? तो प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलेगा? उसकी कीमत, उसकी वैल्यूएशन। कमर्शियलाइजेशन का या कॉमर्स का मतलब ही होता है कोई भी वस्तु हो, कोई भी सेवा हो, उसकी कीमत निर्धारित हो जाना, इसका मतलब होता है उसका कमर्शियलाइजेशन हो जाना। तो कॉमर्स में कमर्शियलाइजेशन में क्या होता है, अगर आप अपनी सेवा भी दे रहे हो तो आपकी सेवा की भी एक कीमत, एक वैल्यू, एक फीस, कुछ चार्जेस डिसाइड हो चुके हैं। आप कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कोई चीज खरीदते हो तो उसकी भी एक कीमत निर्धारित होती है। इसी को कमर्शियलाइजेशन कहा जाता है। जब अब इसका बेस्ट एग्जांपल समझाती हूँ। आप में से सभी कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप रूरल एरिया से बिलोंग करते होंगे। रूरल एरिया में आपने देखा होगा जनरली जो फैमिलीज होती हैं वो क्या करती थी, गुड्स एंड सर्विसेज का बार्टर सिस्टम वो यूज करते थे। कैसे? अभी भी कुछ परिवारों में क्या होता है कि कुछ लोग हैं जो घर में डोमेस्टिक हेल्प करते हैं, घर के काम काज में मदद कर देते हैं, और बदले में परिवार वाले क्या करते हैं, उनके घर वर्ष भर का अनाज दे देते हैं। अब ये एक्सचेंज किस चीज का हुआ? सर्विस का एक्सचेंज हुआ फ्रॉम गुड्स, है ना, अनाज के बदले में सेवा, यही हुआ। अब भारत में हमेशा से यही चला आ रहा था।
भारत में अगर आज से 30 साल पहले की भी बात करोगे ना आप, तो भी गांवों में कोई अपने काम की कीमत नहीं लेता था। किसी के घर पे मदद कर रहे हैं, किसी काम में मदद कर रहे हैं, चाहे उनके घर की साफ सफाई करो, खाना बनाओ, पानी भरो, कुछ भी करो, तो वो क्या करते थे, एक तरफ वो उनके घर काम में मदद करते थे, दूसरी तरफ वो जो परिवार होता था वो क्या करता था, खाने पीने के सामान से लेके कपड़े बाकी जो चीजें होती थी वो उनके घर पहुंचा दिया करते थे। दोनों का काम चल जाता था, एक दूसरे की जरूरत के हिसाब से दोनों मदद कर दिया करते थे, दोनों का गुजारा हो जाता था। ये सिस्टम था इंडिया में। जब 30 साल पहले ये सिस्टम था, तो भारत में जब 1600 की बात की जाएगी तब तो ये सिस्टम और ज्यादा था। अभी क्या होता है, जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जितने टाइम के लिए आपके घर में हेल्प करेंगे, काम करेंगे, उतने टाइम के लिए वो उतने चार्जेस करेंगे, चार्जेस रखते हैं कि हाँ इतने, हम इतने रुपए आपसे लेंगे, वो ठीक है। आपने क्या किया, आपने उनकी सर्विस के बदले में आपने उनको रुपए दिए। अब वो पर्सन ये कहे कि आप मुझे मेरी सर्विस के रुपए दे दीजिए, उस रुपए से मेरी मर्जी है मैं कुछ भी खरीदूं। तो ये जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ये ब्रिटिशर्स ने भारत में किया। जब वो भारत में आए तो उन्होंने हर वस्तु और हर सेवा की कीमत निर्धारित कर दी। अगर गेहूं है, अगर अनाज है, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है जितनी सर्विस आप इनके घर पे दे रहे हो उससे ज्यादा कीमत का अनाज आपके घर में जा रहा हो। क्योंकि अनाज देने वाला क्या सोचता है, ये क्वांटिटी नहीं देखता, वो क्या सोचता है, परिवार की फिर जरूरत पूरी होनी चाहिए, चाहे ज्यादा चला जाए कम ना रहे, यही होता था ना। तो क्या होने लगा, पूरे उस अनाज की फिर कीमत निर्धारित होने लगी कि अब ये जो गेहूं होगा, ये जो चना होगा, इसकी कीमत कितनी है। और कीमत कैसे निर्धारित हुई, जो आज भी जो एमआरपी जो डिसाइड होता है, ठीक है, वो कैसे डिसाइड होता है, किसी भी वस्तु की जब आप, कोई भी गुड हो, जब आप उसकी कीमत निर्धारित करते हो, जब उसकी वैल्यू डिसाइड करते हो, तो उस गुड के प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट लगी, वो जो कॉस्ट है उसमें सीड्स भी आ गए, उसमें फर्टिलाइजर भी आ गए, उसमें इरिगेशन में जो खर्चा हुआ वो भी आ गया, उस फसल को उगाने से लेकर उसकी कटाई से लेकर उसको घर पे लाने तक, ट्रांसपोर्टेशन तक, उसको मार्केट में बेचने तक जितनी कॉस्ट लगी वो सारी की सारी मिलाकर उसकी कॉस्ट होती है। और उस कॉस्ट पे एक मार्जिन डिसाइड किया जाता है कि अगर ये मेरा प्रोडक्शन पे ये कॉस्ट है तो एटलीस्ट इतना परसेंट तो इसमें मार्जिन भी मुझे चाहिए, मेहनताना भी चाहिए, थोड़ा बहुत थोड़ा लाभ भी चाहिए। तो वो सारा मिलाकर क्या हो जाता है, उस वस्तु की एक कीमत निर्धारित हो जाती है। और जैसे ही उस गुड की कोई एक वैल्यू डिसाइड हो गई, अब क्या हुआ, अब उन्होंने कहा कि अब एक्सचेंज मत करो गुड्स और सर्विसेज का, जो मेरी जो वस्तु है, जो आप कोई भी गुड अगर परचेज करते हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो अनाज हो, कोई भी हो, खाने पीने की सामग्री हो, कुछ भी हो, उसकी कीमत चुकाएं। आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी गुड अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी वस्तु आप बता दीजिए कितनी है। मतलब हर चीज का कमर्शियलाइजेशन, हर चीज की कीमत निर्धारित कर देना। भारतीय समाज में पहले कीमत निर्धारित नहीं होती थी ऐसी चीजों की, एक दूसरे की मदद कर दिया करते थे। और दोनों में से किसी के मन में ये भाव नहीं होता था कि जो मेरी जो वस्तु है, मेरी जो सेवा है, जितनी मदद मैं कर रहा हूँ वो ज्यादा है या कम है। दोनों पक्ष एक दूसरे की पूरे तरीके से मदद किया करते थे। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कमर्शियलाइजेशन किया, उन्होंने हर चीज की एक वैल्यू डिसाइड करनी शुरू कर दी, वाणिज्यिकरण किया। वाणिज्य मतलब किसी भी वस्तु को बेचने या खरीदने के लिए उसकी एक कीमत निर्धारित होनी चाहिए, और किसी वस्तु को खरीदने और बेचने योग्य बनाने के लिए उसकी जब कीमत निर्धारित की जाती है तो उसका मतलब उसका वाणिज्यिकरण हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है व्यापार और वाणिज्य, क्योंकि जब तक वस्तु की कीमत निर्धारित नहीं होगी तब तक उसका वाणिज्य, तब तक उसका व्यापार नहीं हो सकता। तो भारत में जिन वस्तुओं का पहले व्यापार हुआ करता था, ठीक है, आप सोच के देखिए, पहले भारत के वस्त्रों का, मसालों का जब व्यापार हुआ करता था, तो उनके बदले में भारत में क्या आता था, ज्यादा ज्यादा सोना आता था। भारत जैसा देश जहां पे सोने की खदानें नहीं है, फिर भी इतना ज्यादा सोना है भारत में, तो वो सोना आया कहां से, हमारे पास माइंस तो है नहीं, इतनी गोल्ड माइंस तो है नहीं,
विश्व का सोना भारत में रखा हुआ है। वो सोना आया कैसे भारत में? क्योंकि हमारी वस्तुओं के बदले में हमने सोना लिया। हम्म, हाँ जी, हाँ वही थी, बिल्कुल। सिक्के भी चलते थे। सिक्के किसके होते थे? धातुओं के। आज टोकन करेंसी है, पहले क्या होता था? मेटल से बने हुए होते थे सिक्के। तो वहां पे भी हमने अपनी वस्तुओं का जो एक्सचेंज है वो किसके बदले में किया? मेटल के बदले में कर रहे हैं ना, बस। लेकिन उसका कीमत निर्धारित हुई, लेकिन उस वे में नहीं हुई जिस वे में आज है। कीमत निर्धारित हुई उस समय कि ये जो वस्तु है ये इतने सिक्कों में जाएगी, हम इतने सिक्के लेंगे, इतना इतनी स्वर्ण मुद्राएं लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने उसको उतना योग्य समझा। अपनी जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो सूती वस्त्र हो, रेशम का वस्त्र हो, उसको आपने उतना कीमती समझा कि आपने कहा कि इसके बदले में तो हमें 50 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। ठीक है, आपने उसको उतना महत्व दिया, उस महत्व के अनुसार आपने उनसे क्या लिया? बदले में स्वर्ण लिया है या चांदी लिया है। समझ रहे हो? लेकिन बाद में प्रत्येक वस्तु का, और सबसे बड़ी चीज जो कृषि से संबंधित जो वस्तुएं थी और जो लोगों की जो सेवा थी, जिनकी पहले कोई कीमत नहीं थी। जब प्राचीन काल से जब भारत में व्यापार होता था, प्राचीन काल हो मध्यकाल हो, तो कुछ ही वस्तुओं का व्यापार हुआ करता था। उन्हीं वस्तुओं का महत्व, उन्हीं वस्तुओं की कीमतें हुआ करती थी, है ना? लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद हर वस्तु, हर सेवा की कीमत निर्धारित होने लगी। उसके बाद से आज भी देख लीजिए आप, पहले लोग एक दूसरे की हम मदद किया करते थे, अब मदद नहीं होती है, अब काम होता है। इसे कमर्शियलाइजेशन का फेज कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले किसी वस्तु का व्यापार बिना कीमत के हो जाया करता था, लेकिन कमर्शियलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि अब हर वस्तु और हर सेवा की कीमत हो गई। समझ में आ रहा है फर्क? हाँ, तो कमर्शियलाइजेशन का फेज हुआ और भारत में आने के बाद हर वस्तु और हर सेवा की कीमत निर्धारित हुई। 1600 से लेकर 1800 तक का जो फेज है, इसमें कमर्शियलाइजेशन हुआ। और सबसे बड़ा जो कमर्शियलाइजेशन का जो चेंज देखने को मिला, वो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिला। एग्रीकल्चर सेक्टर में कमर्शियलाइजेशन हुआ। जब वहां पे वाणिज्य की बात होगी, वहां पे जितने भी फसलों के कीमतों की बात होगी, मतलब जितने भी प्रकार की जो फसलें हो रही हैं, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे वो नकदी फसल हो, राइट, चाहे वो फूड क्रॉप हो या फिर वो कैश क्रॉप हो, सबकी कीमत निर्धारित की गई। सबकी कीमत किस हिसाब से निर्धारित होने लगी? अब उसकी लागत, उसकी मार्जिन तो ठीक है, एक चीज और इसमें जुड़ गई, बताइए क्या? उसकी डिमांड। उसकी डिमांड, बाजार में उसकी मांग कितनी है उस वस्तु की, तो जितनी मांग है उस मांग के अनुसार उसमें मार्जिन ऐड होने लग गया। तो उस वस्तु की कीमत कम या ज्यादा अब किस पर निर्भर हो गई, बताइए? मांग कहाँ होती है? मार्केट में। तो बाजार में जितनी मांग होगी उसके अनुसार उस वस्तु की कीमत होने लग गई। तो जो पूरा का पूरा व्यापार था, वो पूरा का पूरा व्यापार का नजरिया बदलना शुरू हो गया। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ाकर बेचनी होती थी तो उसको स्टोर कर लेते थे, उसको होल्ड कर लेते थे, उसे मार्केट में पहुंचने ही नहीं दिया जाता। और जब मार्केट में उस चीज की कमी हो जाती थी, डिमांड ज्यादा होती थी, तो दाम बढ़ते थे और तब उसको बेचा जाता था। ये टेक्निक्स किसने अपनाई भारत में आकर? ये ब्रिटिशर्स ने करना शुरू किया, क्योंकि उनको व्यापार में ज्यादा से ज्यादा लाभ चाहिए था, इसलिए उन्होंने कमर्शियलाइजेशन पे एक्सट्रीमली फोकस किया। एंड व्हेन दे ऑब्जर्व्ड कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर पैटर्न है उसमें खाद्यान्न फसलें बहुत ज्यादा है। भारत में उस समय जो कृषि हुआ करती थी उसमें जो खाद्यान्न फसल हुआ करती थी, उनका हिस्सा ज्यादा होता था, और जो नकदी फसल होती थी उसका हिस्सा कम होता था। नकदी फसल जैसे जैसे कॉटन हो गया, रॉ सिल्क हो गया, गन्ना हो गया,
तो ये सब इनका उत्पादन तो होता था लेकिन कंपैरेटिवली कम। खाद्यान्न फसल का उत्पादन ज्यादा हुआ करता था। आप कभी सोच के देखिए कि भारत जो कृषि प्रधान देश है उसमें जब कृषि लगातार हो रही थी तो फिर भुखमरी इतनी ज्यादा क्यों थी, फिर खाने के लिए इतनी कमी क्यों थी कि विदेश से अनाज आया करता था। इसका मतलब क्या हुआ, खाद्यान्न फसल कम होती चली गई और नकदी फसल का उत्पादन ज्यादा होने लगा। और ये क्यों हुआ, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ कमर्शियलाइजेशन। क्योंकि जितने प्रकार की फसलें उगाई जाती थी उन सभी फसलों की कीमत निर्धारित होने लगी कि गेहूं का अधिकतम मूल्य इतना होगा, चावल का अधिकतम मूल्य इतना होगा, कपास का अधिकतम मूल्य ये होगा, रॉ सिल्क का अधिकतम मूल्य ये होगा, गन्ने का अधिकतम मूल्य ये होगा। और जब उनके मूल्य निर्धारित होने लगे मार्केट की डिमांड के अनुसार, तब किसान भी ये सोचने लगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए मैं वो फसल उगाऊं जिसकी बाजार में कीमत ज्यादा है। तो एक तरफ किसान भी ज्यादा कीमत वाली फसल की तरफ गया अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए, और दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स थे वो यही चाहते थे कि नकदी फसलों का उत्पादन ज्यादा हो ताकि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन ज्यादा हो। तो कमर्शियलाइजेशन में सबसे बड़ा जो चेंज आया था वो भारत की कृषि में देखने को मिला था। ये जो पूरा फेज है, ये जो 200 सालों का जो ये फेज है, इस फेज में ब्रिटिशर्स का मेन ऑब्जेक्टिव था व्यापार में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। और व्यापार में क्या होता है, जब आप व्यापार क्या होता है, किसी भी चीज को बेचना खरीदना, ये व्यापार हो गया। व्यापार में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कब होगा, जब वस्तुओं की कीमत होगी, जब ऐसे वस्तुओं का व्यापार हो जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो, और जब उनको बेचा जाए तो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तो लागत कम हो और मार्जिन ज्यादा हो। सीक्वेंस समझ पा रहे हो आप? हाँ, पक्की बात है। तो फर्स्ट फेज की हेडिंग बनाइए इसकी, फेज ऑफ कमर्शियलाइजेशन। फर्स्ट हेडिंग, फेज ऑफ कमर्शियलाइजेशन, वाणिज्यीकरण। समय लिख दीजिए। अब यहाँ पे उद्देश्य लिखिए फटाफट, ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य में लिखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे को इस चरण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक लाभ कमाना था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक लाभ कमाना था। इसलिए उन्होंने भारत में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें निर्धारित की। अर्थात वाणिज्यीकरण किया। इंग्लिश में लिख लीजिए फटाफट। इन दिस फेज, इन दिस फेज the main objective of British East India Company, main objective of British East India Company was to earn more and more profit in trade, more and more profit in trade. So they decided, so they fixed values
for each good and service. Good and service. Which means they commercialized goods and services. नेक्स्ट पॉइंट हिंदी में लिखिए। वाणिज्यीकरण का सबसे अधिक प्रभाव कृषि पर पड़ा। सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? कृषि पर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न और नकदी फसलों की बाजार में मांग के अनुसार खाद्यान्न और नकदी फसलों की बाजार में मांग के अनुसार कीमतें निर्धारित की गई। नकदी फसलों के मूल्य अधिक होने के कारण खाद्यान्न फसल की तुलना में नकदी फसल ज्यादा उगाई जाने लगी। इंग्लिश में लिख लीजिए। द कमर्शियलाइजेशन क्रिएटेड मेजर इम्पैक्ट on agriculture of India. The values of food crops and cash crops were decided according to their demand in the market, So it resulted into a change in agricultural pattern of India चेंज इन एग्रीकल्चरल पैटर्न ऑफ इंडिया। और वो चेंज क्या था? क्या चेंज था? कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया था एज कंपेयर टू द फूड क्रॉप्स। लिखो, कैश क्रॉप्स were grown more as compared to food crops. ये हो गया आपका फर्स्ट फेज। नाउ सेकंड फेज क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला फेज। हेडिंग लिखिए, फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन।
औद्योगिकीकरण का चरण। फर्स्ट लाइन लिखिए इसकी। टाइम क्या है इसका? फ्रॉम 1800 टू 1860। सी, इसका नाम ही कैसा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज का होना। अब देखो, व्यापार तो भारत में शुरुआत से हो रहा था और यूरोप में भी व्यापार शुरुआत से हो रहा था, प्राचीन काल से ही। लेकिन व्यापार के लिए जो वस्तुओं का निर्माण हो रहा था वो भारत में भी और यूरोप में भी कैसे बनाई जाती थी? हाथों से बनाई जाती थी। इसलिए उद्योग कैसे होते थे? हस्तशिल्प उद्योग होते थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज उनको कहा जाता था। अब भारत में मध्यकाल तक यही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज रही। जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तब भी भारत में कैसे इंडस्ट्रीज थी? तब भी भारत में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। लेकिन यूरोप में चेंज हुआ। यूरोप में क्या चेंज हुआ? यूरोप में जब 15th और 16th सेंचुरी में जब रेनेसा आया, जब पुनर्जागरण का युग आया, पुनर्जागरण ने किस चीज को बढ़ावा दिया? उसने ज्ञान उदय को बढ़ावा दिया। ये सीक्वेंस बिल्कुल याद कर लेना। पुनर्जागरण ने किसको बढ़ावा दिया? ज्ञान उदय को बढ़ावा दिया। जब ज्ञान का उदय हुआ, जब ज्ञान उदय का युग हुआ, तो यहां से इसके बाद धीरे धीरे विज्ञान की ओर लोगों ने बढ़ना शुरू किया। विज्ञान में प्रगति हुई, साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई। जब साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई तो क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हुई, इनोवेशंस हुए, आविष्कार हुए। जब आविष्कार हुए तो धीरे धीरे मशीनें बनाई गई। आविष्कार हुए तो मशीनों का निर्माण, और फिर ये जो निर्मित जो मशीनें थी, इन मशीनों का उपयोग कहां पर होने लगा? उद्योग में होने लगा। जब उद्योग में इनका उपयोग होने लगा तो क्या हुआ? वस्तुएं ज्यादा निर्मित होने लगी यहाँ पर। अब यहाँ तक का जो फेज है, यहाँ तक का जो फेज है कि मशीनों का बनना और मशीनों का उद्योगों में उपयोग होना, ये जो फेज था, ये फेज तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। जब वाणिज्यवाद हुआ, जब वाणिज्यीकरण हो रहा, तब तक ये वो फेज आ चुका था जब मशीनों का निर्माण होने लगा और मशीनों का धीरे धीरे उद्योगों में उपयोग होने लगा। और उनके उपयोग से उन्होंने एक ड्रास्टिक चेंज देखा, एक बड़े स्तर पर उन्होंने एक बदलाव देखा। बड़े स्तर का बदलाव कैसे? देखो, एक चीज ध्यान रखना, पूरे यूरोप में एक साथ उद्योगीकरण नहीं हुआ। सबसे पहले जो उद्योगीकरण हुआ वो ब्रिटेन में हुआ। औद्योगिकीकरण का मतलब ये होता है उद्योगों में ज्यादा से ज्यादा मशीनों का उपयोग करना और मशीनों से संबंधित या मशीनों पर आधारित उद्योगों की संख्या में निरंतर वृद्धि होते जाना। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कह देते हैं। एक होता है इंडस्ट्रीज बनना, तो इंडस्ट्री तो ट्रेडिशनल भी हो सकती है ना, उद्योग तो परंपरागत भी हो सकता है। लेकिन जब हम ये कह दें कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ जाना, दैट मींस कि उस इंडस्ट्री में, थोड़ा सा और समझो इसको, इस वर्ड का मतलब समझ जाओगे तो आई होप आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे भी। हमने कहा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो सबसे पहले इंडस्ट्री का मतलब बताइए। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? आप क्या समझते हो इंडस्ट्री से? उद्योग, है ना? इंडस्ट्री मतलब उद्योग। उद्योग क्या होते हैं? कैसी इकाइयां होती हैं ये? जहां पर वस्तुओं का निर्माण किया जाए, वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाइयां, ये हो गई इंडस्ट्रीज। इसका मतलब ये, अगर कोई एक इंडस्ट्री है, दैट मीन्स व्हाट, कि ये जो इंडस्ट्री है ये एक ऐसी यूनिट है जहां पर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहां पर गुड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है।
अब हम यहाँ पर एक शब्द ऐड कर देते हैं, एक वर्ड हम यहाँ पे ऐड ऑन कर देते हैं, रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अभी तक सिर्फ इंडस्ट्री देखो, इंडस्ट्री मींस ऐसी यूनिट्स जहां पर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती हो। अब हमने कह दिया कि उन इंडस्ट्रीज में रिवॉल्यूशन आ जाना। रिवॉल्यूशन अपने आप में कैसा शब्द है? एक ऐसा शब्द है जो दिखाता है कि बहुत बड़ा चेंज आया, बहुत बड़े स्तर पर चेंज आया और अलग अलग डायरेक्शन में चेंज आया। रिवॉल्यूशन तब होती है जब चेंज एक से ज्यादा डायरेक्शन में हो जाए और चेंज का जो दायरा हो वो भी बहुत विस्तृत हो जाए, तब वो हो जाती है पूरी रिवॉल्यूशन। तो जब ये रिवॉल्यूशन को हम इंडस्ट्री वर्ड से जोड़ते हैं, और इंडस्ट्री का मतलब होता है वस्तु का निर्माण करने वाली इकाई या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसका मतलब कि क्रांति कहां पर हुई? वस्तु के निर्माण करने वाली यूनिट में कोई ऐसी क्रांति हो गई जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आ गए। समझ में आ रहा है? एक बार फिर रिपीट करती हूँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऐसा चेंज आ जाना, ऐसी रिवॉल्यूशन हो जाना, कुछ ऐसा चेंज हो जाना जिसकी वजह से समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, हर क्षेत्र में बहुत बड़ा, बहुत दूरगामी, बहुत विस्तृत प्रभाव पड़ गया हो। मान लीजिए ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे पहले एक महीने में 100 वस्तुओं का निर्माण होता था। अब यहाँ पे कोई चेंज आया और एक महीने में 10,000 वस्तुओं का निर्माण हो गया। कितने? 10,000। अब आप क्या कहोगे? ये तो रिवॉल्यूशन हो गई। पहले एक मंथ में कितनी वस्तु बन रही थी? 100। अब कितनी हो गई? 10,000। इसको आप क्या कहोगे? ये तो बहुत बड़ा चेंज हो गया। इसका मतलब चेंज कहां हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चेंज हुआ है, जहां वस्तु का निर्माण हो रहा है वहां चेंज हुआ है। इसका मतलब वस्तु निर्माण करने की प्रक्रिया में चेंज हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? जिस प्रोसेस से वस्तु का निर्माण हो रहा था वो प्रोसेस चेंज हो गई तो प्रोडक्शन चेंज हो गया। प्रोसेस क्या थी बताओ? पहले ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में हाथ से बनाए जाते थे सामान, अब वही सामान कैसे बनाया जाने लगा? ये मशीन से बनाया जाने लगा। तो जैसे ही प्रोसेस चेंज हुई किसी भी चीज को बनाने की, पहले ह्यूमन जो लेबर फोर्स थी वो वस्तुओं का निर्माण करती थी, तो एक महीने में 100 गुड्स प्रिपेयर करते थे, प्रोड्यूस करते थे। अब मशीन वहां पर लगा दी गई तो एक महीने में 10,000 वस्तु बन गई। चेंज कहां आया? वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया में चेंज आ गया, प्रोसेस में आपने चेंज कर दिया। आपने ह्यूमन के जगह पर किसको बिठा दिया? ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया थ्रू मशीन। और जैसे ही ह्यूमन को रिप्लेस किया मशीन ने, वैसे ही प्रोडक्शन में इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया। अब ये सिर्फ प्रोडक्शन का ड्रास्टिक चेंज नहीं था, अब इससे क्या चेंज होगा बताइए? अब इसको आप इकोनॉमी, सोसाइटी और राजनीति, पॉलिटी कैसे कैसे इसको कनेक्ट करोगे? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये सिर्फ हिस्ट्री में आपकी हेल्प नहीं करेगा, ओवरऑल यूपीएससी में आपको हेल्प करेगा। जैसे ही यहाँ ये चेंज आया, जहां पहले 100 वस्तुएं होती थी अब हो गई 10,000। जब 100 वस्तुएं होती थी तो भी उस जगह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती होंगी। अब एकदम से प्रोडक्शन इतना बढ़ गया, अब इसका मतलब यहाँ पे जो सरप्लस है वो कितना हो गया? सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अधिशेष उत्पादन का मतलब क्या होता है? जरूरत से बहुत ज्यादा वस्तुओं का निर्माण हो जाना। जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा वस्तु का निर्माण हो जाना, इसका मतलब अधिशेष उत्पादन हो गया है, आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो गया। तो एक बात सोच के देखिए, जब 100 से जब ये नंबर कहां पहुंच गया होगा? 10,000 पे जब ये नंबर पहुंचा होगा तो अधिशेष उत्पादन कितना ज्यादा हुआ होगा। अब जब अधिशेष उत्पादन हुआ होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि अब इतना सारा प्रोडक्शन हो गया, अब इसका करेंगे क्या? बहुत कम समय में बहुत ज्यादा वस्तुएं बन गई, तो एक काम करिए, जितने रुपए में हम पहले ये 100 वस्तुएं बेचा करते थे उससे ज्यादा में हम ये 10,000 बेचेंगे, ठीक है? तो थोड़ा प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाए। मान लीजिए ये टोटल जो है
आपने इनको बेच दिया 20,000 रुपए में। पहले आप 100 वस्तुएं बेच के आप 10,000 कमाया करते थे, अब आपने 10,000 वस्तुएं बेच के 20,000 कमा लिए। आपने अपना अपना प्रॉफिट कितना कर लिया? डबल कर लिया। पहले 10,000 में बेचा करते थे इसको, पहले आप 100 वस्तुओं को कितने में बेचा करते थे? 10,000 में। इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट आप कितना अर्न कर रहे थे? एक वस्तु को कितने में बेच रहे थे? कितने में? 100 रुपए में। अब आपने 20,000 रुपए में 10,000 वस्तुएं बेच दी, एकदम ही वैल्यूएशन कितनी हो गई? एकदम कम, एकदम कम। और आपने प्रॉफिट कितना कर लिया? डबल। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जब एकदम मिनिमम वैल्यूएशन के हिसाब से, मतलब यहाँ पे एक चीज 100 रुपए की बिक रही थी, यहाँ पे वो चीज 2 रुपए की बिक रही है, फिर भी प्रॉफिट डबल हो गया। तो अब अगर इसकी कीमत को इससे आधा कर दिया जाए, अगर इसको एक वस्तु को अगर 50 रुपए में बेचा जाए, पहले जहां 100 रुपए में बेच रहे थे वहां 50 में भी बेचा जाएगा, तो बताइए यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो? यहाँ पे कितने की बिकेगी? कितने की बिकेगी? अब जैसे ही इतना बड़ा इकोनॉमी में चेंज आया, उन्होंने कहा कि वस्तु की कीमत हमने आधी कम कर दी और हमारा एकदम से इतना प्रॉफिट। सिर्फ एक चेंज किया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक चेंज किया, सिर्फ प्रोसेस बदली है, ह्यूमन की जगह मशीन को हमने काम पे लगा दिया, प्रोडक्शन पे लगा दिया, इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज। अब उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा चेंज हो गया। अब एकदम से जिसके पास इकोनॉमिकली इतना बड़ा चेंज आएगा सोसाइटी में, तो जिन लोगों के पास, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अब ध्यान से सुनना, वर्ल्ड हिस्ट्री को कनेक्ट कर रही हूँ और जो प्रेजेंट में जो सिचुएशन चल रही है वो समझ में आएगी आपको, बहुत ध्यान से सुनोगे तो। जैसे ही इकोनॉमी में इतना बड़ा चेंज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? उस क्षेत्र में कुछ लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बने, उद्योगपति बने। एकदम से इतना ज्यादा प्रॉफिट उनको हुआ तो उन्होंने राजस्व भी ज्यादा चुकाया। जब सरकार के पास या शासन के पास राजस्व बहुत ज्यादा गया, तो शासन भी क्या सोचेगा कि इन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि राजस्व और ज्यादा आए। समझ रहे हो? शासन को क्या मिला? राजस्व मिला। अगर पहले इसका 30% ये राजस्व के रूप में देते थे, अगर यहाँ पे 30% देंगे तो बताइए कितना हो गया? लगभग 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अगर लगभग 1.5 लाख रुपए अगर वो किसको दे रहे हैं? शासक को दे रहे हैं राजस्व के रूप में। यहां पहले कितना जाता होगा? लगभग 3,000, 3,000 के आसपास जाता होगा। अब कितना गया? 1.5 लाख। अब बताइए वहां की रूलिंग अथॉरिटी, वहां का शासक वर्ग उन इंडस्ट्रियलिस्ट को, उन उद्योगपतियों को सहायता देगा या नहीं देगा? देगा ना। अब वो क्या सोचेंगे? सहायता कहां से मांगेंगे? किस चीज के लिए सहायता मांगेंगे? ये क्या कहेंगे कि हमारे पास ऐसी मशीनें आ चुकी हैं जो प्रोडक्शन को इस लेवल पर इंक्रीज कर सकती हैं, लेकिन हमारी जरूरतें ऐसी हैं, हमें इतना ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए और जो प्रिपेयर्ड गुड्स हैं उनको बेचने के लिए मार्केट चाहिए। अब शासन व्यवस्था से मांग की जा रही है, अब हमारी हेल्प करिए। और तब शासकों ने क्या किया? उन्होंने कहा एक काम करो, ईस्ट की तरफ जाओ, पूर्व की तरफ जाइए, भारत की तरफ जाइए और वहां पर आप रॉ मटेरियल और मार्केट दोनों सर्च करिए। तो अब आप उस टॉपिक को याद करिए जिसमें आपने अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज पढ़ा था। वो क्या था? वो मशीनों के युग की, मशीनों की शुरुआत थी वहां पर। और फिर 200 सालों तक उन्होंने व्यापार भारत में किया, और जब वो मुनाफा इतना ज्यादा मल्टीप्लाई होता हुआ चला गया कि यूरोप में और स्पेसिफिकली इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में बहुत सारे उद्योग स्थापित हो गए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत ज्यादा लग गई,
और ब्रिटेन से फिर वो जो टेक्नोलॉजी थी वो और ज्यादा बाहर गई, और ये कहें हम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो ब्रिटेन से बाहर निकलकर पूरे यूरोप में फैलने लगा। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। एक तरफ इंडस्ट्रीज में शुरुआत में मशीनों का उपयोग होना, और उसके बाद उन मशीनों के उपयोग से इतना बड़ा चेंज हो जाना कि वो चेंज इकोनॉमी के साथ साथ पॉलिटिकल चेंज हो जाए और सोशल चेंज हो जाए। पॉलिटिकल कैसे? अगर शासन अपनी नीतियां इस तरीके से बनाना शुरू कर दे कि उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, ऐसी शासन व्यवस्था आ जाए जो पूंजीवाद को बढ़ावा दे, जो उद्योगपतियों को बढ़ावा दे, तो हो गया ना राजनीति में परिवर्तन। और जब इन दोनों चीजों में परिवर्तन होगा और ज्यादा से ज्यादा आय वाला समाज अगर बनता चला जाएगा, पूरी सोसाइटी में एक मध्यम वर्ग बन जाएगा। कहते हैं पहले मध्यम वर्ग जैसा कोई वर्ग था ही नहीं, ये तो बाद में बना। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। या तो पहले कोई सत्ताधारी हुआ करते थे, रूलिंग क्लास हुआ करती थी, या आम जनता ही हुआ करती थी। ये मिडिल क्लास बाद में इवॉल्व हुई है। समझ में आ रहा है? और ये मिडिल क्लास इमर्ज किस वजह से हुई? जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई। उन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड क्लास की जरूरत पड़ी, और पूरी की पूरी एक सोशल क्लास बन गई, मिडिल क्लास। तो इंडस्ट्रियल फेज एक तो होता है मशीनों के युग की, एक तो मशीनों का उपयोग होना, और बाद में मशीनों के उपयोग से कुछ समय बाद इतना बड़ा चेंज आ जाना कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लग जाएं। जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ एनी नेशन, एनी रीजन, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाए, ना कि कृषि वगैरह। भारत की जनता सारी की सारी कृषि क्षेत्र में शामिल कर दी ब्रिटिशर्स ने, और ब्रिटेन की ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या किसमें शामिल हो गई? उद्योगों में शामिल हो गई। जब उद्योगों की शुरुआत हो, उद्योगों का युग बन जाए, जब बहुत सारे, हर जगह पर देखो आप तो अलग अलग इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी हुई हैं, तो उसको कहते हैं कि ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है। किसी चीज का चलन जब बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाए, बहुत बड़े स्तर पर हो जाए, तो वो एक रिवोल्यूशन हो जाता है। तो ये जो फेज था 1800 से लेकर 1860 वाला जो फेज था, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का फेज कहते हैं। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से। अभी कनेक्ट हुआ थोड़ा बहुत? समझ में आया कुछ? हाँ, नहीं आया तो पूछ सकते हो, कहीं से कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो, बताओ। हाँ, इंडिया में नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी। हाँ, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में हो रहा था, उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इंडिया में पॉलिसीज डिसाइड हो रही थी, क्योंकि हम इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया पढ़ रहे हैं। जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रही थी, तो वहां के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का आधार क्या था बताइए? कभी कभी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप, कनेक्टिंग क्वेश्चन, कि जब ये रिवोल्यूशन ब्रिटेन में हुई, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में हो रहा था, ब्रिटेन में हो रहा था, तो भारत में क्यों पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वहां इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करने के लिए जिन संसाधनों की जरूरत थी, वो संसाधन भारत से गए थे। समझ में आया? मैंने आपसे पहले ही कहा कि जितने चरण हैं पूरी इकोनॉमी के, पूरे ब्रिटिश पीरियड के, वहां ब्रिटिशर्स का अपना एक उद्देश्य रहा, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत में उन्होंने नीतियां अपनाई। तो अब बताइए, जो सेकंड फेज था, इसका उद्देश्य क्या रहा होगा? ब्रिटिशर्स का उद्देश्य बताइए। ज्यादा से ज्यादा, वो तो जरूरत है उनकी, ज्यादा से उद्देश्य। आप अभी अभी ऑब्जेक्टिव पॉलिसी प्रोसेस में डिफरेंस ही नहीं समझ पा रहे हो। एक होता है ऑब्जेक्टिव,
कोर ऑब्जेक्टिव बताइए। इंडस्ट्रियल फेज का मेन ऑब्जेक्टिव। हम्म अच्छा फिर से बोलती हूँ। हाँ, वेरी गुड। ज्यादा से ज्यादा उद्योगों का विस्तार, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उद्योगों की ज्यादा से ज्यादा वृद्धि, ये ऑब्जेक्टिव था। अब उद्योगों का ज्यादा से ज्यादा विस्तार कब होगा? जब उद्योगों को लाभ होगा, जब उनको बड़ा मार्केट मिलेगा सामान बेचने के लिए, और सामान बनाने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल मिलेगा। तो इसका उद्देश्य क्या होगा बताओ, लिखो फटाफट। इस फेज का उद्देश्य क्या होगा? औद्योगिक वृद्धि, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब क्लास में लगता है कि हाँ अब थोड़ा सही लग रहा है, अब आप एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बन रहा है अब आपका। ठीक है, तो इस तरीके से जवाब दिया करें आप। तो ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा आपने? देखो अभी तारीफ की, अभी आपकी आवाज गायब हो गई। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक वृद्धि, ये हो गया उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ, राइट। अब इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो क्या करेंगे? नीतियां बनाएंगे, है ना। अब नीतियां बनाई जाएगी इनकी पूर्ति के लिए। तो नीतियां कैसी बनाएंगे? नीतियां ऐसी होंगी कि ब्रिटेन की इंडस्ट्री के लिए पहली चीज उनको रॉ मटेरियल मिल जाए, और दूसरी चीज उनको मार्केट मिल जाए, है ना। तो लिखो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रिटिश के द्वारा भारत में ऐसी नीतियां लागू की गई ऐसी नीतियां लागू की गई जिसके फलस्वरूप ब्रिटेन के उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति हो, ब्रिटेन के उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति हो, साथ ही ब्रिटेन के उद्योगों में निर्मित वस्तुओं के लिए, ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध हो। बाजार भी उपलब्ध हो। क्या क्या लिखा? इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, पढ़ो फटाफट, ध्यान से पढ़ना है, समझना है, जल्दी से पढ़ो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम्म लिखो, ब्रिटिशर्स imposed various economic policies in India to fulfill their objective, to fulfill their objective
to achieve their objectives, they need to provide raw material for British industries and market for final goods of Britain, for final goods of Britain अच्छा, अब ये दोनों लाइनें आपने लिखी, आपने समझ भी ली होगी कि जो उनका गोल था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो था ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना, औद्योगिक वृद्धि करना। अब उद्योगों में वृद्धि करने के लिए एक तरफ उनको कच्चा माल चाहिए था, उसकी आवश्यकता थी, और दूसरी तरफ उनको बाजार भी चाहिए थे, ताकि वो ब्रिटेन में निर्मित वस्तु को भारत में मतलब बाजार में बेच सके। इसीलिए इनके लिए उन्होंने क्या किया, ऐसी नीतियां लागू की, बहुत सारी नीतियां लागू की। अब उन नीतियों के बारे में मुझे आप बताएंगे, वो कौन सी किस प्रकार की नीति थी जिसकी वजह से भारत से कच्चा माल ब्रिटेन गया और ब्रिटेन से निर्मित वस्तु जो गुड्स थे वो भारत आए। बताओ इसके लिए क्या किया उन्होंने। हाँ हाँ, भारत में ऐसे फसलों का उत्पादन किया जो कच्चे माल के तौर पर ब्रिटेन में जाएंगे, ब्रिटेन में गए। इस लाइन को आप कैसे लिखोगे, इस बात को कैसे कहोगे, they changed the agriculture pattern of India, भारत के कृषि के स्वरूप को बदल दिया। कैसे बदला, उन्होंने भारत में उन वस्तुओं का या उन फसलों का उत्पादन कराया जिनकी आवश्यकता ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज को, ब्रिटेन के उद्योगों को हुआ करती थी। ठीक है, अब क्योंकि भारत में कच्चा माल ही नहीं बचा तो भारत की इंडस्ट्रीज, भारत के उद्योग नष्ट हो गए, और इसी वजह से भारतीय ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं को खरीदने के लिए मजबूर हो गए, और ब्रिटिश कंपनीज थी उनको भारत में एक बहुत बड़ा मार्केट मिल गया, भारत में उनको बहुत बड़ा मार्केट मिल गया, क्योंकि अब भारत में तो इंडस्ट्रीज इतनी है नहीं, भारत में तो यहाँ पे उद्योग है नहीं, वस्तुओं का निर्माण इतना हो नहीं रहा, तो अब बाहर से जो वस्तुएं आ रही हैं, सस्ते दाम पर आ रही हैं, उनको खरीदने के लिए भारतीय मजबूर हो गए। तो इसीलिए जो उनके जो ऑब्जेक्टिव थे वो दोनों फुलफिल हो गए। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो फेज है, जिसको 1800 से लेकर 1860 तक पढ़ते हैं हम, इसमें आपको क्या दिखाई देगा, इसमें वो नीतियां दिखाई देंगी ब्रिटिशर्स की जहां पर एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन होगा, जहां पर जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी इंडिया की वो डिस्ट्रॉय हो रही है, जहां पे इंडिया एक तरफ कच्चे माल का सप्लायर बन गया और दूसरी तरफ क्या बन गया, कस्टमर बन गया फॉर देयर प्रिपेयर्ड गुड्स। यही तो हुआ था, यही हुआ था। लिखो, इन दिस फेज, इन दिस फेज on the one side India become a supplier of raw material for British industries, India become a supplier of raw material for British industries, and on the other side India provided a huge market for the final goods of Britain, or for the final goods of British industries, ऐसे भी लिख सकते हो, British industries।
तो इस चरण में आपको क्या देखने को मिलेगा? भारत कच्चे माल का सप्लायर है ना, और दूसरी तरफ कस्टमर बन गया, ग्राहक बन गया वहां के प्रिपेयर्ड गुड्स के लिए। लिखो, इस चरण में भारत ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादक बनकर रह गया प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल, और सप्लायर भी कर सकते हैं, प्रोड्यूसर भी कर सकते हैं। कच्चे माल का उत्पादक बनकर रह गया, और दूसरी ओर ब्रिटिश उद्योगों में निर्मित वस्तुओं के लिए एक वृहद बाजार भी उपलब्ध कराया। ठीक है, मतलब वहां की वस्तुओं का खरीदार बन गया। बिल्कुल बिल्कुल आई। अब आप सोच लीजिए, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो खत्म हुई, अब इतने सारे एंगल्स इसमें कनेक्ट हो जाएंगे, इंडस्ट्रीज हमारी डिस्ट्रॉय हो गई, जो भी लोग इसमें काम कर रहे थे वो सब कहाँ शिफ्ट हो गए? एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो गए। तो कृषि में भी जितना लाभ हो रहा था, अब कृषि में भी नहीं बचा, क्योंकि सस्ती मजदूरी मिल रही है। समझ रहे हो? तो ये बहुत ज्यादा लॉस इसमें हुआ। अब थर्ड फेज की बात करते हैं। थर्ड फेज, चलो थर्ड फेज लिखो, क्या था? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, phase of financial investment and time period was from 1860s to 1947। फाइनेंशियल मतलब किससे रिलेटेड है? ये वित्त से रिलेटेड है, वित्तीय निवेश की हम बात कर रहे हैं। मतलब इस चरण में ज्यादा से ज्यादा जो ध्यान था, ज्यादा से ज्यादा फोकस जो किया ब्रिटिशर्स ने, वो किस पे किया? निवेश पे। ठीक है, वित्त का निवेश किया गया, फाइनेंस प्रोवाइड किया गया। फाइनेंस करना, आपने ये वर्ड सुना है ना, वित्तीय सहायता देना किसी को, वित्तीय निवेश करना। कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा हो, अगर आप उसमें अपना फाइनेंस लगाते हो, अपना वित्त शामिल अगर उसमें कर देते हो, वित्तीय सहायता देते हो, वित्तीय निवेश करते हो, तो क्या होगा? उस प्रोजेक्ट का जितना मुनाफा होगा उसका कुछ प्रतिशत आपको आपको मिलेगा। 1860 का जो दशक है ना, यहां से ब्रिटेन की जो इकोनॉमी थी उसमें ये चेंज आ रहा था, यूरोप की इकोनॉमी में एक चेंज आ रहा था। ध्यान से समझना, थोड़ा सा अपने सोच का दायरा बढ़ाओगे आप। एक तरफ यूरोप को इमेजिन करो, एक तरफ भारत को इमेजिन करो, और भारत के साथ साथ आप सारे उपनिवेशों को ध्यान रखोगे। समझ रहे हो आप? एक तरफ यूरोप हो गया, और यूरोप में हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रिटेन। दूसरी तरफ ये यूरोप के जो देश थे, इन्होंने अपने उपनिवेश बनाए थे। उपनिवेश किसी भी स्थान के उपनिवेश हो सकते हैं, चाहे वो अमेरिका हो सकता है, वो अफ्रीका हो सकता है, वो एशिया हो सकता है, और एशिया में वो भारत हो सकता है। तो इसीलिए हमने ये शब्द लिख दिया यहाँ पे उपनिवेश, और दूसरा यहाँ पर लिख दिया भारत। अब समझो, 1850 तक आते आते 1850 तक आते आते यूरोप के जितने भी देश साम्राज्यवाद की दौड़ में लगे हुए थे, इंपीरियलिज्म की रेस में थे। साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है? अपने शासन की शक्ति का विस्तार दूसरे क्षेत्रों में करना।
साम्राज्यवाद में क्या होता है कि एक शक्तिशाली देश जो होता है वो अपनी शक्ति दूर के मतलब अपने क्षेत्र से बाहर जाकर खुद से थोड़े कमजोर या कम डेवलप्ड, कम विकसित किसी भी क्षेत्र पर अपनी शक्ति, अपना शासन जब लागू कर देता है तो इसका मतलब होता है ये अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं, ये अपने शासन का विस्तार कर रहे हैं। और इस शासन के विस्तार या राज्य के विस्तार को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है साम्राज्यवाद। ये कहा जाता है। ये मैंने अभी साम्राज्यवाद का मतलब समझाया आपको कि वो क्या होता है। अब ध्यान से समझना, 1850 तक आते आते 1850 तक आते आते यूरोप और यूरोप के साथ ब्रिटेन, यूरोप के बहुत सारे देशों ने लगभग पूरे विश्व को अपना उपनिवेश बना दिया था। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अपने उपनिवेश, अपने कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर ली थी। साम्राज्यवाद की होड़ में थे सबके सब। क्लियर? 1850 तक आते हैं। और शुरुआत में तो स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन ये देश थे शुरुआत से जो व्यापार करने के लिए बाहर आए, जिन्होंने साम्राज्यवाद की शुरुआत की। लेकिन बाद में तो जर्मनी और इटली का भी एकीकरण हुआ और ये देश भी धीरे धीरे साम्राज्यवाद की होड़ में शामिल होने लगे। इसका मतलब हम ये कहें कि शुरुआत में जहां स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस ये दूसरे क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले रहे थे, धीरे धीरे यूरोप के बाकी देश भी साम्राज्यवाद की रेस में शामिल हो गए। अब यूरोप के नेशन से, यूरोप के देश हैं, कॉम्पिटिटर बन गए एक दूसरे के। तो जो पहले उपनिवेश बनाने के लिए निकले होंगे उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को नियंत्रण में ले लिया होगा, उपनिवेश बना लिया होगा। जो बाद में साम्राज्यवाद की दौड़ में शामिल हुए होंगे उन्होंने उपनिवेश कैसे बनाए होंगे बताइए? हाँ हाँ, इनसे लड़के। मतलब एक बात बताइए, जो पहले एक यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन्होंने, इन कुछ लोगों ने मिलके लगभग सारे क्षेत्रों को उपनिवेश बना लिया। अब कुछ नए क्षेत्र शामिल हो गए, उन्होंने कहा हम भी उपनिवेश बनाएंगे। उपनिवेश बनाने के लिए जगह ही नहीं बची, अब फिर भी उपनिवेश बनाएंगे तो कैसे बनेंगे कि तुमने पहले से जो उपनिवेश बना रखे हैं ना, हम उनको छीन लेंगे। 1850 तक आते आते यूरोप में स्थिति ऐसी हो गई थी, साम्राज्यवाद की दौड़ में बहुत सारे देश शामिल हो गए थे, बहुत सारी शक्तियां शामिल हो गई थी। अब ऐसे में दो धड़े हो गए, एक तो वो जिनके पहले से उपनिवेश बन चुके, दूसरी वो शक्तियां जो उपनिवेश बनाने के लिए दौड़ में है या एक दूसरे के उपनिवेश छीनने की दौड़ में है। तो जिनके पहले से उपनिवेश थे वो क्या सोचेंगे बताओ, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हाँ, कि अपने उपनिवेशों को सुरक्षित रखना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सुरक्षा देना और उनको वहां तक पहुंचने ना देना। इसीलिए जब अपने उपनिवेश को अपने नियंत्रण में लेना हो, उसको सुरक्षित बनाना हो ताकि कोई भी कॉम्पिटिटर उस उपनिवेश को अपने कंट्रोल में ना कर सके, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये जो तीसरा फेज है, ये यूरोप का, ये विश्व के साम्राज्यवाद की दौड़ का फेज है। जब यूरोप की शक्तियां ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बनाने और एक दूसरे की उपनिवेश छीनने की दौड़ में लगी हुई थी, तब ब्रिटिशर्स का उद्देश्य क्या था? अपने उपनिवेश की सुरक्षा, ये उसका उद्देश्य था। अब सुरक्षा करने के लिए क्या किया जाए? सुरक्षा करने के लिए तो जितने देश हैं, जितने उपनिवेश हैं, उनकी राजनीतिक शक्ति अपने अधीन कर ली जाए। समझ में आ रहा है? ताकि उनकी सीमा में, उनकी टेरिटरीज में कोई बाहरी शक्ति एंटर ना कर सके, है ना? टाइम पीरियड देखो क्या लिखा मैंने, 1850 की बात बोली है। इस टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स ने भारत में कौन सी ऐसी नीति अपनाई थी जिसमें उन्होंने राज्यों को अपने अधीन करना शुरू किया था? एग्जैक्टली बताओ 1850 के समय की, उसके आसपास की। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या था उसमें? राज्यों को सीधे सीधे अपने नियंत्रण में ले लेना, भारत की राजनीति को सीधे सीधे अपने नियंत्रण में ले लेना।
मतलब ये वो टाइम था जब उनको यूरोप में खतरा दिख रहा था कि अब यूरोप की शक्तियां भारत की ओर बढ़ेंगी, एशिया की ओर बढ़ेंगी, तो अब भारत की राजनीति हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए, भारतीय शासकों के नियंत्रण में छोड़ो ही मत, कुछ भी करो लेकिन भारत की जो राजनीति है वो ब्रिटिशर्स के नियंत्रण में आ जानी चाहिए। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी वो उनकी नीति थी। उद्देश्य क्या था? भारतीय उपनिवेश की सुरक्षा। अब आप कहोगे कि मैम ये तो पॉलिटिकल नजर आ रहा है, इसमें इकोनॉमिक पॉलिसी कहां से आ गई? इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे? एक तरफ 1848 में भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और दूसरी तरफ 1850 के बाद से भारत के अंदर डाक सेवा, टेलीग्राफ और रेलवे नेटवर्क की शुरुआत की गई। अठारह के आसपास लॉर्ड हार्डिंग ने कहा था, उन्होंने कहा था कि भारत को, जो कि हमारा सबसे समृद्ध उपनिवेश है, सबसे ज्यादा लाभ देने वाला उपनिवेश है, इसको सुरक्षित रखना है, तो भारत के अंदर ऐसा नेटवर्क बना दिया जाए कि भारत के दूर दराज के क्षेत्रों को हम जोड़ सकें, जहां पर जरूरत पड़ने पर हम अपनी मिलिट्री को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से और जल्दी पहुंचा सकें। और वही नेटवर्क हमारे व्यापार में भी भारत के दूर दूर के क्षेत्रों को नियंत्रित करने में मदद करे, ताकि हमारा व्यापार भी बढ़े, वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना तेजी से हो जाए, तो व्यापार में भी तेजी होगी, आर्थिक लाभ ज्यादा होगा। दूसरी तरफ यही जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ये इंडियन कॉलोनी को कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा कि जहां जरूरत पड़े वहां पे हम मिलिट्री हेल्प तुरंत पहुंचा सके, बहुत कम समय में पहुंचा सके। 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने ये बात कही थी। और जब डलहौजी भारत में थे तो आते ही उन्होंने क्या किया था? डलहौजी ने आते ही सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब भारत के अंदर हम कम्युनिकेशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि भारत पर नियंत्रण मजबूत हो, भारत पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में हो, ताकि कोई भी हमारा कॉम्पिटिटर यूरोप से जो आ रहा है, उपनिवेश बनाने के लिए जो लड़ रहे हैं वहां से ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, वो भारत को अपने नियंत्रण में ना ले सके। यही कारण था कि 1845 से लेके 46 में, याद हो तो, सिख राज्य, पंजाब राज्य को के साथ लड़ाई की गई, 48-49 में लड़ाई करके उसको अपने अधीन कर लिया गया। यही कारण है कि अफगानिस्तान में युद्ध हुए, उसको बफर जोन बनाने की कोशिश की गई। क्यों हो रही थी ये सारी कोशिशें? एक तरफ युद्ध करके राजाओं से राज्य छीने जा रहे थे ताकि सारा का सारा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाए, और दूसरी तरफ जितने राज्य भारत के, जितना क्षेत्र भारत का ब्रिटिशर्स के अधीन था, उसमें ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलप हो जाए कि हम उसको कंट्रोल कर सकें इजीली। जो क्षेत्र आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क से दूर होते हैं तो वहां पर नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल होता है, समय लगता है। लेकिन अगर सूचनाएं जल्दी पहुंच जाएंगी, अगर मिलिट्री जल्दी पहुंचा दी जाएगी, तो नियंत्रण भी मजबूत हो जाएगा। इसीलिए 1860s जो था, 1860 वाला जो दशक था, मतलब 50 से ही भारत में डाक सेवा, रेलवे नेटवर्क, टेलीग्राफ फैसिलिटीज, ये भारत में शुरुआत की गई। अब ये सारा नेटवर्क बनाने के लिए पैसा चाहिए था। अब इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रही हूं मैं, अभी तक हमने उद्देश्य की बात की, अब इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे? जब भारत में ये सारी सुविधाएं भारत में लानी थी, ऑब्जेक्टिव बताइए, ऑब्जेक्टिव ब्रिटिशर्स का के हितों का ध्यान रखकर था या भारतीयों के हित में था? ब्रिटिशर्स के लिए था। लेकिन रेलवे नेटवर्क, टेलीग्राफ, डाक सेवा, पोस्टल सर्विस लगाने कहां पे थी? भारत में। इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कहां डेवलप होना था? भारत में। अब पैसा कहां से आएगा? भारत में तो है ही नहीं, भारत में तो है ही नहीं, कहां से आएगा? कंपनी अपना पैसा क्यों लगाए? कंपनी जो राजस्व से कमा रही है, राजस्व से जो उसकी आय है, ठीक है, उसको नहीं लगाना, उसको नहीं खर्च करना, क्या करना है? हाँ, गवर्नमेंट भी कह दे हम नहीं देंगे,
ये वो टाइम पीरियड था जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उन्होंने ब्रिटेन के लोगों से, यूरोप के लोगों से इन्वेस्ट करवाया था पैसा। उन्होंने कहा था कि हम ब्रिटेन में अब रेलवे नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, ब्रिटेन में हम पोस्टल सर्विस, पोस्टल नेटवर्क क्रिएट करेंगे, टेलीग्राफ फैसिलिटीज क्रिएट करेंगे, और वहां पे इतना खर्चा होगा। ओपन मार्केट में फाइनेंसेस अरेंज करना, मार्केट से फाइनेंस अरेंज करना, जैसे आज के समय में लोग इन्वेस्ट करते हैं ना शेयर्स में, कंपनी के शेयर्स में पैसे लगाते हैं ना, इस तरीके से मार्केट से पैसा फाइनेंस करवाया गया था डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर, रेलवे प्रोजेक्ट के नाम पर। और जो इन्वेस्टर्स थे उनको ये कहा गया था कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसका कहीं ज्यादा मल्टीप्लाई करके आपको उसको रिटर्न मिलेगा, गारंटी के साथ। ये नहीं है कि लॉस हो गया तो फिर आपका लॉस होगा, मार्केट में तो क्या होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। लेकिन ब्रिटेन ने, जो ब्रिटिश कंपनी ने जब भारत में रेलवे नेटवर्क और ये सारी फैसिलिटीज बनाई, तब उन्होंने अश्योरिटी दी कि जो भी फाइनेंस इसमें लगाएगा, जो इन्वेस्ट करेगा, उसको अश्योरिटी के साथ एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब भारत का नाम सुनते ही ब्रिटेन वाले नाचने लग जाते थे खुशी से। क्यों? क्योंकि जितने भी अधिकारी ब्रिटिश कंपनी में ब्रिटेन से अपॉइंट होके भारत में आते थे, 5 साल 10 साल जितने साल सर्विस देते थे, उसके बाद जब वो यहाँ से जाते थे ना, हजारपति भी होते होंगे तो करोड़पति बन के वापस जाते होंगे। क्यों? क्योंकि जो सैलरी मिलती थी उसको व्यापार में लगाते थे, व्यापार से मल्टीप्लाई करते थे उसको। तो ब्रिटेन वाले सोचते थे भारत में खजाना है। जब बिना रेलवे, बिना कम्युनिकेशन नेटवर्क के जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके अधिकारी इतना लाभ कमा रहे हैं, तो जब वहां पे कम्युनिकेशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग डेवलप हो जाएगा, तब तो पता नहीं कितना ही मुनाफा होगा, तो पता नहीं कितना ही प्रॉफिट होगा। तो कहते ब्रिटिश जो थे भारत में इन्वेस्ट करने के लिए दौड़ रहे थे कि हम लगाएंगे अपना पैसा, हम लगाएंगे अपना पैसा, हम लगाएंगे अपना पैसा। समझ रहे हो? अच्छा, अब सोचने वाली बात यह है कि इस नेटवर्क को डेवलप करने के लिए, ये जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था, इसको डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट ली गई, इन्वेस्ट कराया गया, ठीक है, इन्वेस्टर्स आए, रुपए किसका लगा? ध्यान देना, ब्रिटेन मत कहो, इन्वेस्टर कहो। किसका था पैसा? निवेशकों का पैसा था। इन निवेशकों का पैसा लगाया गया भारत में, और फिर ये सारा रेलवे नेटवर्क और जितना रेलवे हो गया, पोस्टल सर्विस होगी, टेलीग्राफ हो गया, ये सारा यहाँ पर डेवलप हुआ। इनको अश्योरिटी दी गई कि हम आपको श्योरली, हम आपको प्रॉफिट अर्न करके देंगे, एक अच्छा रिटर्न आपको देंगे। अब वो रिटर्न कौन देगा? रिटर्न की जो अश्योरिटी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? हाँ, क्राउन क्यों करेगा? क्राउन का क्या मैटर अभी यहाँ पे? अभी 1850 से हम कह रहे हैं ना, 60s पढ़ रहे हैं, 50 के बाद की बात है। वो तो 1858 में ब्रिटिश क्राउन आएगा, अभी जब शुरुआत में, क्योंकि उससे पहले ही पोस्टल नेटवर्क आ गया था, 1853 से ही चीजें शुरू हो गई थी भारत में। अश्योरिटी कौन दे रहा था? निवेशकों को अश्योरिटी किसने दी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इन्होंने क्या कहा कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके इन्वेस्टमेंट पे हम श्योरली एक अच्छा रिटर्न आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने पैसा दिया, निवेशकों का पैसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में लगाया। अब आप कहोगे कि जब अच्छा रिटर्न देना है तो रिटर्न का बोझ किसके ऊपर जाएगा? रिटर्न कौन करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे करेगी? हाँ, बाहर से पैसे उठाएगी। एग्जैक्टली exactly. अब इन्होंने ये पैसा रिटर्न करने के लिए क्या किया, इन्होंने देखा कि कितना परसेंट हमें इनको वापस देना है, इसके लिए इन्होंने भारत में क्या किया,
राजस्व की दर बढ़ा दी। राजस्व तो था, भारतीय कैसे इन्वेस्ट करते? भारतीयों से इन्वेस्टमेंट नहीं लिया, भारतीयों से इन्वेस्टमेंट लेते और उनको रिटर्न का अश्योरेंस देते तो भारतीयों के पास पैसा आता ना बढ़ के। जब भारतीयों से राजस्व के नाम पर लूटा जा सकता था तो उनको प्रॉफिट के साथ रिटर्न क्यों करना? जिस देश को गुलाम बना के रखना हो उस देश के लोगों को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाना था क्या? इन्वेस्टर्स बनाना था क्या? नहीं। इसीलिए उन्होंने क्या किया? इन्वेस्टमेंट लिया। कहां से? मार्केट से इन्वेस्टमेंट लिया। जो इन्वेस्टर्स थे उनको विद प्रॉफिट जब रिटर्न करने की बात थी तो रिटर्न कैसे किया जाएगा कि भारतीयों पर राजस्व की दर बढ़ा दी जाएगी। जहां 50% है वहां 60% कर दो, जहां 60 है वहां 70 कर दो। अब जब रेलवे नेटवर्क जब बन जाएगा तो ट्रेड भी कैसे होगा? ट्रेड की स्पीड भी बढ़ जाएगी तो ट्रेड में भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो कुछ यहां से अर्न होगा, कुछ राजस्व से मिलेगा और मिला जुलाकर क्या कर देंगे? इन्वेस्टर्स को पे बैक कर देंगे। ये थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने अपना कुछ नहीं लगाया। अपना कुछ भी नहीं लगाया। उसने जितना भी वापस किया वो सारा कहां से वापस किया? उन्होंने भारत से राजस्व बढ़ाकर, भारत से ज्यादा व्यापार बढ़ाकर। अब जब रेलवे नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क स्ट्रांग हुआ, कंट्रोल ज्यादा एस्टेब्लिश हुआ तो फिर व्यापार भी और ज्यादा बढ़ा, व्यापार तेजी से हुआ। समझ में आ रही है बात? हाँ, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो आपने अभी यहां पर पढ़ा है ये चीज आपको हर कोई नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा। आप अपना माइंडसेट डेवलप कीजिए, ठीक है? आपका यदि माइंडसेट डेवलप हो गया तो आप ओवरऑल यूपीएससी के लिए प्रिपेयर होते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने आज डिस्कस किया। ये जल्दी से आपको कहीं पे पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो बहुत कम जगह इस चीज को डिस्कस किया जाता है और आपको, आपके लिए मैंने इसलिए डिस्कस किया ताकि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका ओवरऑल जो पूरा ब्रिटिश पीरियड था भारत में, जो लगभग 300 से 350 साल भारत में जो उन्होंने गुजारे, उस उन वर्षों में उनके कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव बदले और कैसे कैसे उनकी नीतियां बदलती चली गई भारत के अंदर। और आपको पता है 1850 के बाद से ये जो 19वीं शताब्दी है ना, इसके बाद से और फिर जब 20वीं शताब्दी शुरू हुई भारत की आजादी तक, उस समय में आप चेक करना भारत में कितने अकाल पड़े थे। वो अकाल किस वजह से थे? क्योंकि जब अपने अपने खर्चे की आपूर्ति करने के लिए जब सारा का सारा बोझ भारतीय किसानों के ऊपर डाला गया, जब भारत के उद्योग धंधे बर्बाद करके सारा का सारा व्यापार ब्रिटेन सेंटर्ड हो गया, तो भारत में कृषि में सुधार की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। बस कृषि से राजस्व वसूले जा रहे हैं, राजस्व वसूले जा रहे हैं। और कितनी बार भारत में अकाल पड़े हैं और ऐसे ऐसे अकाल पड़े हैं जहां एक एक अकाल में लाखों लोग भूख से मरते थे। अकाल ये शब्द ही ऐसा है जहां पर भगवान ने निश्चित करी हो या ना करी हो लेकिन आपकी मृत्यु हो गई। अकाल, बिना समय ही पहुंच गए, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं। वो सिचुएशंस कैसे आई भारत के अंदर बार बार? वो सिचुएशन ऐसे ही है। एक तो भारत मॉनसून पर बेस्ड है, एग्रीकल्चर सिस्टम इंडिया का, जहां पे मॉनसून से इतनी ज्यादा वर्षा नहीं होती वहां पर सरकार सुविधाएं प्रदान करती है, इरिगेशन फैसिलिटीज। प्राचीन काल, मध्य काल में जितने भी राजा, सुल्तान, बादशाह, उन्होंने सबने अपने अपने समय पर भारतीयों को खूब सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। ब्रिटिश टाइम पीरियड एक ऐसा था जिसने ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्शन की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया।
उन्होंने कुछ रिफॉर्म ही नहीं किया, दे जस्ट फोकस्ड ऑन द एक्सट्रैक्शन ऑफ वेल्थ। इसीलिए जिस साल थोड़ी सी भी बारिश कम हो गई उसी साल खाने पीने की इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन हो जाया करती थी। आप सोच के देखिए, अकाल ही क्यों कहा, क्यों हमने कहा कि थोड़ी सी भी अगर फसल में कमी आ गई, थोड़ी सी बारिश में कमी आ गई, थोड़ी फसल कम हो गई तो जनता का नुकसान होता था। क्यों? क्योंकि भारत भले कृषि प्रधान देश हो, लेकिन अधिकांश फसलें तो नकदी फसलें थी ना, उनको थोड़ी ना खाएंगे। जिस जिस वर्ष अकाल पड़ा, जनता मरी, उस वर्ष ब्रिटेन के उद्योग थोड़ी ना बंद हुए थे। एक तरफ भारत में नकदी फसलें ज्यादा थी, खाद्यान्न फसलें ही कम होती थी, और जिस साल बारिश भी कम हो गई, फसल ही कम हो गई, उस साल खाने की इतनी कमी हो जाया करती थी कि भूख से, भूखे रहकर लोग मरते थे। आप समझते हो भूखे रहकर मरना कितना गंभीर, कितना अमानवीय होता है ये, कि कुछ खाने के लिए ना मिले इसलिए भूख से मर जाए। तो जो थर्ड फेज है ना, आपके लिए एक होमवर्क है, लिखो। भारत में जो बड़े स्तर पर जो अकाल पड़े हैं ना, वो किस किस ईयर में पड़े, कौन कौन से क्षेत्र में पड़े, ये आप एक नोट बना के लाओ। हाँ, जो फेमिन्स इंडिया में आए थे उनका टाइम, मतलब ईयर उनका, और उनका एरिया, कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में कब कब अकाल पड़े। सर्च करोगे लिस्ट आ जाएगी पूरी। 10-15 मिनट का काम है बस, आपको ऑब्जर्व करने में बस थोड़ा सा 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, मैक्स आधा घंटा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? थर्ड फेज का ऑब्जेक्टिव क्या था उनका? थर्ड फेज का ऑब्जेक्टिव, दे वांटेड टू प्रोटेक्ट द कॉलोनी, है ना? लिखो, ऑब्जेक्टिव लिखो। दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर कॉलोनी इन इंडिया हिंदी में लिखिए, ब्रिटिश भारत में अपने उपनिवेश को सुरक्षित रखना चाहती थी। हाँ, सब में यही हाल था, लेकिन भारत ब्रिटिशर्स का सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कॉलोनी था, इसलिए सबसे ज्यादा जो बुरी कंडीशन हुई वो भी भारत में देखने को मिली, एक्सट्रैक्शन ऑफ वेल्थ के नाम पर। हर कॉलोनी में उन्होंने अलग तरीके से रूल किया, एक्सप्लॉयटेशन करने का तरीका अलग था। अफ्रीका में नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया गया, वहां के लोगों के साथ तो इनह्यूमन बिहेव किया गया, अफ्रीकन के साथ तो उनको तो स्लेव बना के रखा गया था, गुलाम बनाकर ले जाया करते थे। जैसे जहाज में सामान भर के भारत से सामान जाया करता था, मसाले भर के जाया करते थे, ऐसे अफ्रीका से गुलाम इंसानों को भर भर के ले जाया जाता था। जहाजों में ऐसे भर दिए जाते थे जैसे बक्से भर दिए हो सामान के। ज्यादातर की तो जहाज में मृत्यु हो जाया करती थी, फिर उनको फेंक दिया जाता था समंदर में। उन गुलामों को ले जाकर उनसे काम करवाते थे। जो अमेरिका में जो उनके उपनिवेश थे, अमेरिका के संसाधनों का उपयोग कैसे हुआ था, वहां के नेचुरल रिसोर्सेस का यूटिलाइज कैसे हुआ था, वहां पर एग्रीकल्चर डेवलप कराया गया, वहां पे इंडस्ट्री लगाई गई, वहां पे बागान लगाए गए, ये सारे जो काम हुए थे उनमें काम करने के लिए अफ्रीका से स्लेव ले जाए जाते थे। जो अमेरिकन, जो नेटिव्स अमेरिकन थे, नेटिव्स जनजातीय जो लोग थे अमेरिकन, उनको तो बहुत सारों को तो उनको वैसे मार डाला, उनको एकदम पीछे खिसका खिसका के वेस्टर्न कोस्ट तक उनको ले गए, उनकी तो वैसे हानि हुई। कुछ उनको लगाया जाता था, उनके बजाय अफ्रीकन को उन्होंने ज्यादा यूज किया वहां पर, अफ्रीकन स्लेव्स को। कैसा महसूस हो रहा है आपको? है
क्या कहा? सॉरी, हाँ कौन? 1947? आगे आगे का जब इतिहास पढ़ेंगे तो और भी सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट ये थर्ड फेज कंप्लीट करो, देन वी विल टेक अ ब्रेक। क्या लिखा अभी आपने? अपने उपनिवेश को सुरक्षित रखना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। अब उद्देश्य की पूर्ति के लिए नीतियां उन्होंने कैसी बनाई, लिखो। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रिटिश द्वारा भारत में संचार प्रणाली को विकसित किया गया। संचार प्रणाली को विकसित किया गया, जैसे रेलवे, टेलीग्राफ, डाक सेवा इत्यादि। ठीक है, लिखो। इन सुविधाओं के लिए वित्तीय निवेशकों की आवश्यकता थी। ये ऐसे लिखो, इन सुविधाओं के लिए वित्तीय निवेशकों से सहायता ली गई। वित्तीय निवेशकों से सहायता ली गई और उन्हें निवेश पर और उन्हें उनके निवेश पर एक निश्चित लाभ का वादा किया या निश्चित लाभ दिया गया, ऐसे लिख दो, निश्चित लाभ दिया गया। उनके निवेश पर एक निश्चित लाभ दिया गया। लिखो, निवेशकों के लाभ की आपूर्ति के लिए, निवेशकों के लाभ की आपूर्ति के लिए भारत में व्यापार के माध्यम से धन का निष्कर्षण हुआ। व्यापार के माध्यम से धन का निष्कर्षण हुआ। साथ ही किसानों से या कृषकों से ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूले गए। ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूले गए। अब हिंदी वाले पढ़ें इस लाइन को, समझें। इंग्लिश में लिख लीजिए, टू फुलफिल देयर objectives, to fulfill their objectives, Britishers developed a communication network in India such as railway, telegraph and postal services. Railway, telegraph and postal services. They took help from financial investors. They took help from financial investors
and assured them for a certain profit over their investment. A certain profit over their investments. The Britishers arranged these finances from the increment in revenue from the increment in revenue and trade from India and trade from India. ब्रैकेट में लिख देना extraction of wealth, extraction of wealth, ब्रैकेट क्लोज. एक बार लास्ट लाइन रिपीट करिएगा, बोलिए क्या लिखा है इंग्लिश में. And paid back to the investors, and paid back to the investors. तो इस फेज का जो थर्ड फेज था उसका ऑब्जेक्टिव भी आपको पता चला. थर्ड फेज में उन्होंने किस तरीके की पॉलिसीज इंडिया के लिए अडॉप्ट की वो भी आपको पता चला. इसका एक जो कहते हैं ना कि दूरगामी परिणाम क्या निकला वो भी लिख दीजिए. लिखो, इस चरण की ब्रिटिश नीतियों का परिणाम इस चरण की ब्रिटिश नीतियों का परिणाम भारत से धन के निष्कर्षण और अकाल के रूप में सामने आया. The British policies of this phase resulted into drainage of wealth and famines, famines, famines in India. फुल स्टॉप. तो ये आपके 3 फेजेस कवर हो चुके हैं. इनको बहुत ध्यान से समझना है. अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप पूरी की पूरी जो ब्रिटिश इकोनॉमी थी भारत में, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज थी भारत में, उसको समझ जाओगे. अब चाहे वो कंपनी के द्वारा की गई हो या फिर वो बाद में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा. वहां की ब्रिटेन की या यूरोप की जो भी इकोनॉमी चल रही थी, वहां के जो भी ऑब्जेक्टिव थे उनको फुलफिल करने के लिए भारत में नीतियों का निर्माण किया गया था. तो भारत की जो नीतियां थी वो किस वजह से थी? क्योंकि ब्रिटेन के अपने कुछ उद्देश्य थे. ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके ऑब्जेक्टिव्स थे. तो उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए उन्होंने भारत में नीतियां बनाई. इसलिए भारत की आर्थिक नीतियों में हम उनको पढ़ते हैं. लेकिन वो या 2 तरीके होते हैं, या तो आप सीधी सीधी आर्थिक नीति को लिखना शुरू कर दो, रटना शुरू कर दो, या आप ये समझना शुरू कर दो कि भारत में अगर इस तरह की नीतियां बनाई गई थी तो उसके पीछे कारण क्या था. तो जब कारण समझना होगा तो आपको यूरोप को समझना होगा, ब्रिटेन की जरूरत को समझना पड़ेगा, वहां के उद्देश्य को समझना पड़ेगा. क्लियर है? वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा. आई होप मतलब आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. तो अभी ब्रेक लेते हैं. क्लियर? थैंक यू.